हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 1 से लेकर 20 तक पार्ट नंबर 1 में हुआ था। आज हम पार्ट नंबर 2 में प्रश्न 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित हैं। सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित हैं पुरापाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, नवपाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण युग। जो सूक्ष्माश्म हैं ये मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में प्राप्त होती है। और जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाला। किसने? C.L. कार्लाइल ने। क्या काम करते हैं ये? विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजते हैं। और इस काल के उपकरण जो हैं मुख्य रूप से ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रेपर व बेधक हैं। जो इस काल के प्रमुख रूप से औजार पाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? उपकरण जो मिले हुए हैं वो क्या हैं? ब्लेड, स्क्रेपर, ब्यूरिन व बेधक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण युग। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल में नहीं है? महाभाष्य पाणिनि का, मालविकाग्निमित्र कालिदास का, प्रियदर्शिका हर्ष की और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का। तो इनमें से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पाणिनि का महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, प्रियदर्शिका हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। तो इसका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, महाभाष्य पाणिनि। जो पाणिनि है ये अष्टाध्यायी इनकी रचना है। पाणिनि जी जो हैं इनकी रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। और महाभाष्य ये किसकी है? तो ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है। पतंजलि द्वारा लिखित क्या है? महाभाष्य है। और पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी है। तो इसका ऑप्शन नंबर गलत कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल के 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया की मुंगो झील। ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो की नियाह गुफा। ऑप्शन नंबर सी, इजराइल में कफजेह का कपाल। ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को में डर एस सोल्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने जो आधुनिक मनुष्य के अवशेष हैं वो बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बोर्नियो की गुफा से, बोर्नियो की नियाह गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी? कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी? तो सरस्वती नदी और दृश्वती, सरस्वती नदी और सरयू, सतुद्री नदी और बिपाशा, गंगा नदी और यमुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी और दृश्वती। कहाँ बताया गया है? मनुस्मृति में। कौन सी स्मृति में? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में बताया गया है कि दृश्वती और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा जाता है। दृश्वती की पहचान राजस्थान की हाकरा
राजस्थान की हाकरा नदी से माना जाता है। दृश्यवती सरस्वती नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख रूप से पवित्र किसको माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीतमा कहा गया है। गंगा व यमुना नदी के क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश कहलाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। सर्वप्रथम जिस धातु को औजार के रूप में प्रयोग किया गया वो तांबा है। ऐसा माना जाता है कि तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम लगभग 5000 ईसा पूर्व में हुआ। ताम्रपाषाण काल में 5000 ईसा पूर्व में हुआ। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था और तांबे के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? तो लोथल और कालीबंगा से, बुर्जहोम और रंगपुर से, रूपर और रंगपुर से, या कालीबंगन और सुरकोटदा से। तो गड्ढों के साक्ष्य, गड्ढे खुदे हुए कहाँ से मिले हुए हैं, इनका साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम और रंगपुर से। नवपाषाणकालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेसुनियर ने प्राप्त किया था। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफकराल जो कश्मीर प्रांत में स्थित है। यहाँ से अनेकों गर्तावास, गड्ढा घर, मृद भांड तथा हड्डी के कई प्रकार के औजार मिले हुए हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कस्बों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। कहाँ पर? बुर्जहोम में। किसको? कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो जो गर्तावास हैं, गड्ढे हैं, इनका प्रारूप कहाँ से मिला है? तो कश्मीर, बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं थी? ईसा पूर्व इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत, चतुर्थ बौद्ध संगीति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब होती है? 58 ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क शासनकाल कब था? लगभग 78 ईस्वी के आसपास। कब? 78 ईस्वी में इनका शासन माना जाता है। और कनिष्क कौन थे? कुषाण वंश के महान शासक थे। और इनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है, चौथी बौद्ध संगीति होती है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पर? कश्मीर कुंडलवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी को, सोन घाटी को, कैमूर घाटी को, होंसगी घाटी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलन घाटी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेलन घाटी। बेलन नदी घाटी टोंस नदी की सहायक नदी है और कहाँ पर बहती है? इलाहाबाद में। किस जगह? कौन से जिले में? सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी में मिल जाती है। कौन? बेलन।
यह घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है और इस घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। तो कहाँ पर है ये, कहाँ पर मिलती है, किसमें, टोंस में जाके मिलती है, इलाहाबाद में। निकलती कहाँ से है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलती है और कहाँ से होके गुजरती है, तो मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद में जाके टोंस नदी से मिल जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु प्रकार का नहीं है। निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु प्रकार का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक फ्लेक, बी चॉपर, सी पेबुल, डी बोरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेबुल। हस्तपरशु कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चॉपर चॉपिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया गया था। हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास तथा अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं और इनमें क्लीवर, स्केपर आदि उपकरण भी शामिल हैं। पेबुल उपकरण इस श्रेणी के नहीं है। तो हस्तपरशु प्रकार का कौन सा नहीं है, तो पेबुल नहीं है। बाकी जो फ्लेक हैं, चॉपर हैं और बेरर हैं, ये सभी किस प्रकार के हैं, हस्तपरशु कुठार प्रकार के, कुठार प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं। ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी ताम्र युग, सी लौह युग, डी चित्रित धूसर भांड संस्कृति। तो बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण युग का। नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्जहोम एवं गुफ कराल कश्मीर प्रांत से अनेक प्रकार के मृद भांड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं और यहाँ प्रमुख औजार बसुली छेनी आदि द्वारा कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता था। बसुली छेनी किस काम आते थे, तो कृषि कार्यों के काम आते थे ये। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भट्टी प्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था। भट्टी प्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था, चांदी, तांबा, सोना, जिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी से। सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेखों में अमरावती, भट्टी प्रोलु, नागार्जुन कोंडा जैसे स्थानों से स्तूप, चैत्य और विहार की जानकारी प्राप्त होती है। भट्टी प्रोलु अपनी बुद्ध स्तूप के लिए भी माना जाता है और यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक छोटा सा गांव है। भट्टी प्रोलु अभिलेख चांदी से निर्मित है, किससे, चांदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। पूर्व पाषाण युग का, उत्तर पाषाण युग का, मध्य पाषाण युग का, नवपाषाण युग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुर्जहोम गुफ कराल ये किसका है, नवपाषाण युग का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण युग। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर नवपाषाणी युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। किसका किसका मिला है, तो कृषि का, पशुपालन का, गर्त आवास का और गर्त आवास में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया। लोहा में, तांबा में, कांसा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबे में। सबसे पहले टिन किस में मिश्रित किया गया, तांबे में। मानव सभ्यता के इस इतिहास में तांबा एक प्रमुख स्थान रख रहा है अपना। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातुओं में मिश्र धातु में तांबा व कांसा और किसका किसका, तांबा व कांसा, इनका उल्लेख सबसे पहले मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा। किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा, तांबा को, लोहा को, टिन को, कांसा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। बी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातात्विद थे। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के पुरातात्विद थे और इन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा। क्यों? क्योंकि वह मानव समाज में क्रांतिकारी तकनीकी व आर्थिक विकास की भूमिका पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे और नवपाषाण क्रांति व शहरी क्रांति से संबंधित उनके विचार सामाजिक विकास से संबंधित मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव को दर्शाते हैं। चाइल्ड ने पाषाण युग को पूरा पाषाण व नवपाषाण में उपविभाजित करने के लिए तकनीकी मानदंड का उपयोग किया और उन्होंने ही सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। तो इन्होंने जनतांत्रिक धातु किसको माना है? लोहा को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? नवपाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है और इस युग तक हिम युग पूरी तरह समाप्त हो चुका था। मध्य पाषाण काल के आते आते जो हिम युग है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। जलवायु गर्म व आर्द्र हो चुकी थी। जलवायु कैसी हो गई थी? गर्म व आर्द्र हो चुकी थी जलवायु। मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मनुष्य को पशुपालक बनाना। मनुष्य कौन सा काम शुरू कर दिया था? पशु को पालक बनाना। साथ ही इस काल में तीक्ष्ण व परिष्कृत औजारों का प्रयोग होने लगा था। मध्य पाषाण काल में ही मानव अस्थिपंजर व वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बसाढ़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? बसाढ़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? प्राचीन वैशाली के साथ, प्राचीन अंग के साथ, प्राचीन बुंदेलखंड के साथ, प्राचीन मालवा के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली के साथ। बसाढ़ की पहचान किससे की जाती है? वैशाली से की जाती है। वैशाली कहाँ पे है? कहाँ का नगर है? गंगा घाटी का नगर है। किस राज्य में स्थित था? तो बिहार में स्थित है। और इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम विशाला माना जाता है। और ये भी कहा गया है कि इसकी इक्ष्वाकु वंश के विशाल नामक राजा ने करी थी। वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के विशाल नामक राजा ने करी थी और इसी के कारण इस राज्य का नाम विशाल पड़ा। यह बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है और वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के ही निकट में हुआ था। तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पशुपालन, कृषि, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों ही हैं। पशुपालन भी हो रहा था नवपाषाण काल में और कृषि भी की जा रही थी। और पशुपालन के प्रारंभिक जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण के अंतिम काल से ही मिलने लगते हैं, जिनमें आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान। ये इनका प्रमुख स्थल है जहाँ से मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। मनुष्य पशुपालक बनाने लगा था और सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन परंपरागत रूप से प्रारंभ हो गया था और इस काल में पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण मुख्य रूप से हुआ। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। इसी काल में जौ एवं गेहूं की अन्य किस्मों की खेती के योग्य बनाया गया। इसमें कृषि जन्य जो गेहूं है इसका उद्भव हुआ था। और नवीनतम खोजों में धान का भी साक्ष्य मिला है। धान के उत्पादन का भी साक्ष्य मिला है। और साक्ष्य कहाँ से मिलता है धान के उत्पादन का? तो धान के उत्पादन का साक्ष्य संत कबीर नगर लहुरा देव जिला कौन सा है? संत कबीर नगर।
कौन सा जिला है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। और कब का है ये? तो 8000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य का है। और इसी नवपाषाण काल में अग्नि का भी, जो अग्नि है उसकी भी खोज तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं आया था। तो अग्नि का प्रयोग भी कब से स्टार्ट होता है? तो नवपाषाण काल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? निष्क से, पंचमार्क, दिनार, कौड़ी। निष्क, पंचमार्क, दिनार, कौड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमार्क। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क कहा गया है। जो प्राचीन काल में सिक्के मिले हुए हैं उनको आहत या पंचमार्क कहा गया है। उनको आहत या पंचमार्क कहा गया है। और इन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं मिलता, केवल चित्र ही मिला है इन पर। और इन चित्रों को, जो ये चित्रों के अर्थ है, इनको ठीक से कोई समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, तो इनको पढ़ा नहीं जा सका। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों, व्यापारिक श्रेणियों तथा नगर नियम ने भी जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखकों की सूची 1 का सूची 2 में दी गई उनकी प्रकाशित पुस्तकों से मिलान करना है। तो डी कौशाम्बी, RS शर्मा, GC पांडे, रोमिला थापर। इधर किताबें कौन कौन सी हैं? इंडियन फ्यूडलिज्म, मिथ एंड रियलिटी, सोमनाथ, द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो डी कौशाम्बी की है मिथ एंड रियलिटी। डी कौशाम्बी की मिथ एंड रियलिटी। RS शर्मा ने इंडियन फ्यूडलिज्म लिखा। इंडियन फ्यूडलिज्म लिखा। GS पांडे का फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और रोमिला थापर का सोमनाथ, द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। तो डी कौशाम्बी क्या है? मिथ एंड रियलिटी है। RS शर्मा का इंडियन फ्यूडलिज्म है। GS पांडे का फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और रोमिला थापर का सोमनाथ, द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये क्लास कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।